तो अब हम बात करते हैं, देखो, चक्रीय कार्बनिक यौगिक कि चक्रीय कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, अब चक्रीय कार्बनिक यौगिक देखो क्या होते हैं। चक्रीय कार्बनिक यौगिक वे कार्बनिक यौगिक होंगे जिसमें कोई भी जो कार्बनिक यौगिक है, जो हमारे कार्बन परमाणु है, ठीक है, वे क्या करेंगे, मिलकर का अगर एक संरचना बना रहे, मतलब एक वलय बना रहे, रिंग बना रहे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम चक्रीय कार्बनिक यौगिक। जब हमारे कार्बन परमाणु मिलकर का एक साथ मिलकर का एक बंद श्रृंखला बनाएंगे, तो उस बंद श्रृंखला को हम बोलेंगे चक्रीय कार्बनिक यौगिक। क्या बोलेंगे भाई? चक्रीय कार्बनिक यौगिक। देखो डेफिनेशन में ये बताया गया है ना, जब कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन एक दूसरे से मिलकर वलय, वलय का मतलब रिंग, मतलब एक प्रकार से बंद श्रृंखला बनाओगे। क्या बनाओगे? बंद श्रृंखला। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल लेंगे? चक्रीय कार्बनिक यौगिक बोल लेंगे। क्या बोल लेंगे भाई? चक्रीय कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है, जब कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन एक दूसरे से मिलकर वलय या रिंग बनाते हैं तो उन्हें चक्रीय कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? चक्रीय कार्बनिक यौगिक। जैसे देखो जरा ध्यान से, CH2 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 ये तीन कार्बन परमाणु थे। इन तीन कार्बन परमाणुओं ने मिलकर के एक बंद श्रृंखला बनाई। क्या बनाई? बंद श्रृंखला। तो ये हमारा एक प्रकार का क्या हुआ? चक्रीय कार्बनिक यौगिक। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर CH2 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 ये चार कार्बन परमाणु थे, इन्होंने मिलकर के एक बंद श्रृंखला बनाई, तो इसे भी हम क्या बोल लेंगे? चक्रीय कार्बनिक यौगिक बोल लेंगे। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर CH2 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 ये पांच कार्बन परमाणु है, इन्होंने मिलकर के एक बंद श्रृंखला बनाई, इसे भी हम क्या बोल लेंगे? चक्रीय कार्बनिक यौगिक बोल लेंगे। इसी प्रकार से देखो CH2 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 ये देखो इसमें 6 कार्बन परमाणु लिए हमने। कितने लिए? 6 कार्बन परमाणु, इन्होंने मिलकर भी एक बंद श्रृंखला बनाई, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? चक्रीय कार्बनिक यौगिक होगा। क्या होगा? चक्रीय कार्बनिक यौगिक। और इसकी खास बात होती है, जो चक्रीय कार्बनिक यौगिक है, अगर हमें इनका IUPAC नाम लिखना, क्या लिखना? IUPAC नाम। तो IUPAC नाम लिखने से पहले, इनके नाम से पहले हम क्या लगाएंगे? साइक्लो। क्या लगाएंगे? साइक्लो। ध्यान रखना, जब भी हम किसी भी बंद श्रृंखला का नामकरण करेंगे, ठीक है, जो चक्रीय कार्बनिक यौगिक होंगे उनमें उनके नाम से पहले हमें क्या लगाना? साइक्लो लगाना। क्या लगाना? साइक्लो। ठीक है, जैसे मुझे इस कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना, तो इसमें देखा मैंने कार्बन कितने? 1 2 3। कितने कार्बन है? 3। और प्रत्येक कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा, मतलब एकल बंध पाया जा रहा। ठीक है, तो उसके लिए अनुलग्न होगा N। 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो मिल करके क्या बना? प्रोपेन। इस पूरे का नाम क्या हुआ? प्रोपेन। क्या नाम हुआ? प्रोपेन। और ये बंद श्रृंखला के रूप में, तो इसलिए इसके नाम से पहले क्या लग गया? साइक्लो। क्या लग गया? साइक्लो। तो इस कार्बनिक यौगिक का नाम क्या हुआ? साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम हुआ? साइक्लोप्रोपेन। इसी प्रकार से देखो CH2 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 इसमें कितने कार्बन है? 4। कितने है भाई? 4। तो 4 कार्बन के लिए होगा हमारा ब्यूटेन। क्या हो गया? ब्यूटेन। और ये बंद श्रृंखला थी, तो बंद श्रृंखला के लिए हमने क्या लगा दिया? साइक्लो, क्योंकि ये चक्रीय कार्बनिक यौगिक है। जब ये चक्रीय कार्बनिक यौगिक है तो उसके नाम से पहले क्या लगेगा? साइक्लो। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो 5 कार्बन है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन परमाणु है, एक बंद श्रृंखला बना रहे, तो इससे पहले हमने क्या लगा दिया? साइक्लो। और 5 के लिए क्या होता है? पेंटेन। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोपेंटेन। क्या नाम हुआ भाई? साइक्लोपेंटेन। इसी प्रकार से यहाँ 6 कार्बन परमाणु लिए मैंने, एक बंद श्रृंखला बना दी पूरी तरीके से। ठीक है, तो 6 कार्बन के लिए होता है हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए N, मतलब हेक्सेन। ठीक है, और ये एक बंद श्रृंखला थी, तो इसके लिए लगा दिया मैंने इसका सामने साइक्लो, तो इसका नाम क्या हुआ? साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम हुआ इसका? साइक्लोहेक्सेन। तो चक्रीय कार्बनिक यौगिक क्या होंगे? जब कार्बन परमाणु एक साथ मिलकर का एक बंद श्रृंखला बनाओगे, एक वलय बनाओगे, तो उन कार्बनिक यौगिकों को हम क्या बोल लेंगे? चक्रीय कार्बनिक यौगिक। इसके कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखे हुए। समझ में आई बात? अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखो चक्रीय कार्बनिक यौगिक से संबंधित है। ठीक है, एक यौगिक होता है हमारा बेंजीन। क्या होता है? इसके बारे में अलग से पूछ लिया जाता है। बेंजीन क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं बेंजीन के बारे में। बेंजीन एक 6 कार्बन परमाणुओं वाली वलय है, मतलब 6 कार्बन परमाणुओं वाली एक रिंग होती है। क्या होती है भाई? रिंग। ठीक है, वलय बनाती है। बेंजीन एक 6 कार्बन परमाणुओं वाली वलय
या रिंग के रूप में संरचना होती है। ठीक है, देखो 6 कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इसमें। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र C6H6 होता है। ठीक है, इसका जो रासायनिक सूत्र होगा C6H6 होता है इसका रासायनिक सूत्र। ठीक है, अब देखो इसकी संरचना कैसी है। यहाँ पर 6 कार्बन एक वलय के रूप में पाए जा रहे हैं, रिंग के रूप में पाए जा रहे हैं। किसके रूप में पाए जा रहे हैं? रिंग के रूप में। लेकिन इसमें क्या होता, जो हमारे कार्बन परमाणु जैसे यहाँ पर वलय के रूप में पाए जा रहे हैं। ठीक है, एक कार्बन परमाणु, जो 2 कार्बन परमाणु उनमें एक के बाद एक करके डबल बॉन्ड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? डबल बॉन्ड। देखो एक डबल बॉन्ड यहाँ पाया गया, यहाँ छोड़ दिया गया, यहाँ डबल बॉन्ड पाया, फिर इसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड पाएगा। ठीक है, मतलब एक का बॉन्ड के बाद, अंतर के बाद इसमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, तो ये संरचना किसकी है? बेंजीन की। किसकी संरचना? बेंजीन की। देखो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ, एक यहाँ लगा, फिर यहाँ पर एक छोड़ दिया, फिर यहाँ लगा, फिर एक छोड़ दिया, फिर इसके बाद यहाँ लगा, फिर एक छोड़ दिया, यहाँ लगा। इस तरीके से मतलब इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये किसकी संरचना होगी? हमारी बेंजीन की। किसकी संरचना होगी? जिसका अणुसूत्र क्या होगा? C6H6। ठीक है, चाहे संरचना सभी से चेक कर सकते हो आप। कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, और 6 के आसपास हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, या इसकी ही संरचना, इसी चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी बेंजीन की संरचना है। किसकी संरचना है? बेंजीन की संरचना। या ऐसा नहीं लिखना चाह रहे तो इससे भी आसान संरचना ये होगी। ठीक है, तो ये क्या था? हमारा बेंजीन था। क्या था ये? बेंजीन। ठीक है, नोट करो, इस आगे का भी लिखवाता हूं। तो अब हम बात करते हैं, देखो अगला टॉपिक आता है हमारा यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। जो कार्बनिक यौगिक है, इनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों का जो रासायनिक गुणधर्म, पहले नंबर पर आता है दहन। जब हम किसी भी कार्बनिक यौगिक को जलाओगे, मतलब दहन करेंगे उसका, तो ऐसा करने से क्या होगा? देखो जरा ध्यान से, पहले नंबर पर आ गया हमारा दहन। सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन में दहन पर, ठीक है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब उनका हम दहन करेंगे, मतलब उन्हें जलाओगे, ठीक है, तो क्या होगा? देखो सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन में दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प बनाते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में उष्मा एवं प्रकाश मुक्त होते हैं। यह अभिक्रिया दहन कहलाती है। ठीक है, जब हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का दहन करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी, और साथ ही साथ वहां पर क्या बनेगा? जल वाष्प बनेगी, यानी कि वाष्प बनकर वो बाहर निकलेगा उसमें से। ठीक है, जो गैस है, ठीक है, जल वाष्प के रूप में निकलेगी वो। ठीक है, और इस प्रक्रिया में क्या होगा? उष्मा मुक्त होगी। उष्मा मतलब हीट निकलेगी, वहां से भाप निकलेगी, गरम गरम हीट निकलेगी। ठीक है, और साथ ही साथ वहां पर क्या होगा? प्रकाश भी उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? प्रकाश। ठीक है, तो इसे हम बोल लगे दहन। क्या बोल लगे? दहन। ठीक है, तो सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन में दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प बनाते हैं। इस प्रक्रिया में उष्मा एवं प्रकाश मुक्त होते हैं। यह अभिक्रिया दहन कहलाती है। यह अभिक्रिया दहन कहलाती है। ठीक है, जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, पहले नंबर पर कार्बन का दहन, हम कार्बन का दहन करेंगे। ठीक है, तो ये लिया हमने कार्बन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका हमने क्या किया? दहन किया। तो यहाँ पर देखो हमें क्या प्राप्त हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इसमें से क्या हुई? उष्मा बाहर निकली। क्या निकली भाई? उष्मा बाहर निकली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? हमने दहन की प्रक्रिया की कार्बन की। पहला एग्जाम्पल ये हो गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल है मैथेन का दहन। किसका दहन? मैथेन का। ठीक है, अब मैथेन का दहन करेंगे तो मैथेन का सूत्र होता है CH4। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन के साथ में कराई, मतलब हमने इसका दहन कराया। क्या कराया? दहन, मतलब इसे जलाने की कोशिश करी, यहाँ पर दहन किया। ठीक है, तो मैथेन का जब हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया तो हमें देखो क्या प्राप्त हुआ? एक तो प्राप्त हुआ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस दूसरा H2O। ये H2O क्या है? यहाँ पर जल वाष्प। क्या है? वाष्प के रूप में प्राप्त हुआ। हमें यहाँ पर 2H2O जो प्राप्त हुआ ये वाष्प के रूप में प्राप्त हुआ, प्लस इसमें से क्या हुई? उष्मा बाहर निकली। ठीक है, तो ये क्या थे? इसके एग्जाम्पल थे दहन के। जब हमने मैथेन का दहन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल वाष्प प्राप्त हुई हमें, प्लस उसमें से उष्मा निकली जो वो प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये क्या था? हमारा दहन की प्रक्रिया। ठीक है, जब हम किसी कार्बनिक यौगिक का दहन करेंगे, ठीक है, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प प्राप्त होती है, और साथ ही साथ वहां से उष्मा निकलेगी और वहां पर प्रकाश भी उत्पन्न होगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? दहन।
क्या बोल रहे हैं, दहन। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा रासायनिक गुणधर्म होता है इसका ऑक्सीकरण। क्या होता है भाई, ऑक्सीकरण। अब देखो ऑक्सीकरण क्या होगा, ऑक्सीकरण कैसे होगा, ठीक है, ऑक्सीजन के ग्रहण तथा हाइड्रोजन के त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, ऑक्सीकरण। मतलब अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही तथा हाइड्रोजन का क्या किया जा रहा, त्याग किया जा रहा। ठीक है, ऑक्सीजन को ग्रहण किया जा रहा और हाइड्रोजन का त्याग किया जा रहा, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ग्रहण तथा हाइड्रोजन के त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। इसके लिए अक्षारीय KMnO4 प्लस उष्मा या अम्लीकृत K2Cr2O7 प्लस उष्मा का प्रयोग होता है। ठीक है, जो ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी, इसके लिए हमें या तो अक्षारीय KMnO4 और उष्मा, इन दोनों की आवश्यकता होगी, या इससे अलग अगर ये नहीं लेना चाह रहे तो अम्लीकृत K2Cr2O7 प्लस उष्मा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हमें संपन्न करनी तो ये KMnO4, ठीक है, और उष्मा उसकी उपस्थिति में हो सकती है, या अम्लीकृत K2Cr2O7 प्लस उष्मा इसकी उपस्थिति में हो सकती है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया दो उसकी उपस्थिति में होगी, एक तो अक्षारीय KMnO4 प्लस उष्मा, या दूसरा पदार्थ हम क्या ले सकते हैं, अम्लीकृत K2Cr2O7 प्लस उष्मा इसकी उपस्थिति में होती है। देखो जरा ध्यान से, अब इसका एग्जांपल यहाँ पर देखो, हमने क्या करा, एथिल अल्कोहल लिया। क्या लिया, एथिल अल्कोहल। ठीक है, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया नवजात ऑक्सीजन के साथ में कराई। किसके साथ में कराई, नवजात ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, और अक्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में। ठीक है, ये उत्प्रेरक के रूप में हमने यहाँ पर यूज किया। ठीक है, तो C2H5OH ये हमारा एथिल अल्कोहल है, इसकी अभिक्रिया हमने नवजात ऑक्सीजन के साथ में कराई। किसकी उपस्थिति में, अक्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में, जिससे वह क्या प्राप्त हुआ, CH3CHO, जिसे बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड, प्लस यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ हमें, जल। क्या प्राप्त हुआ, जल। अब इस प्रक्रिया में देखो क्या हुआ, इस प्रक्रिया में देखो क्या हुआ भाई, यहाँ पर जो ये C2H5OH है, इसमें से हाइड्रोजन निकलकर बाहर आए, दो हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब इसमें तो दो हाइड्रोजन के अणु बाहर निकल कर आए। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बना, H2O। इससे अलग हमें CH3CHO जो प्राप्त हुआ, ये एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, एसिटाल्डिहाइड। तो इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन का क्या हुआ, त्याग, यानी कि हाइड्रोजन निकलकर बाहर आए, हाइड्रोजन का त्याग। ठीक है, फिर इसके बाद इसी की अभिक्रिया मैंने एसिटाल्डिहाइड की नवजात ऑक्सीजन के साथ में करा दी दोबारा से। देखो ये एसिटाल्डिहाइड उठा के यहाँ रख दिया, इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के उपस्थिति में करा दी, नवजात ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, अक्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में। ठीक है, तो ये जो एसिटाल्डिहाइड इस ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके अक्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में क्या बना होगा, एसिटिक अम्ल। क्या बना होगा, एसिटिक अम्ल। तो इस CH3CHO ने क्या करा, ऑक्सीजन को क्या करा, ग्रहण। ठीक है, जिस समय क्या प्राप्त हुआ, एसिटिक अम्ल। ठीक है, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन को इसने क्या करा, ग्रहण। क्या करा, ऑक्सीजन को ग्रहण करा। ठीक है, जिस समय क्या प्राप्त हुआ, एसिटिक अम्ल। और यहाँ हाइड्रोजन का क्या किया था इसने, त्याग। तो यही तो बोल रहा है उसने, ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को ग्रहण तथा हाइड्रोजन को त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। इसमें देखो हाइड्रोजन का त्याग हुआ और यहाँ हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन का क्या हुआ, ग्रहण हुआ। ठीक है, तो यहाँ कौन सी प्रक्रिया संपन्न हुई है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। किसकी संपन्न हुई भाई, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, अब इसे नोट करो, इससे आगे के रासायनिक गुणधर्म अभी आप लोगों को पढ़ाता हूँ, नोट करो। अब हम जो हमारे कार्बनिक यौगिक थे उनके गुणधर्मों के बारे में बात कर रहे थे। अब उनसे अगला गुणधर्म आता है हमारा योगात्मक अभिक्रिया। कौन सा आता है भाई, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, तीसरा गुणधर्म होगा हमारा योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, जो कार्बनिक यौगिक है वे योगात्मक अभिक्रिया भी प्रदर्शित करते हैं। देखो जरा ध्यान से कैसे प्रदर्शित कराएंगे। जब कोई दो अभिकारक आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब कोई दो अभिकारक, ठीक है, आपस में मिलकर का, ठीक है, एक नए उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अब योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, देखो वही डेफिनेशन बोला गया मैंने, जब कोई दो अभिकारक आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पैलेडियम या निकिल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में। ठीक है, ये कुछ उत्प्रेरक होते हैं, एक तो पैलेडियम पीडी, ठीक है, और दूसरा होगा हमारा निकिल। ठीक है, ये उत्प्रेरक होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तेजी से संपन्न कराते हैं। ठीक है, तो उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। किसके रूप में प्रयोग किए जाएंगे? उत्प्रेरक। जैसे पीडी जिसे बोलते हैं पैलेडियम या निकिल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसके एग्जांपल है, पहले हमने क्या करा, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लिया। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? एथीन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है? एथीन का। ठीक है, एथीन क्या आता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ा रखे हैं। ठीक है, तो उसी से संबंधित है। देखो यहाँ पर मैंने एक टॉपिक ले लिया, यहाँ पर एक कार्बनिक यौगिक लिया एथीन, जो क्या है? एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है? एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसकी अभिक्रिया मैंने क्या कर दी? हाइड्रोजन के साथ में करा दी। किसके साथ में करा दी? हाइड्रोजन के साथ में। एथीन जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ में करा दी निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो ऐसा करने से क्या हुआ, जो ये यहाँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था, इसमें क्या होंगे? दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएंगे। जैसे ही इसके अंदर दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेंगे तो यहाँ से सिंगल बॉन्ड खत्म, ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह ये दो हाइड्रोजन इसमें क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। जुड़ने का मतलब इनका क्या हुआ? योग। ठीक है, योग होने का मतलब कौन सी अभिक्रिया संपन्न हुई? योगात्मक अभिक्रिया। और जिस समय प्राप्त हुआ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसका नाम क्या है? एथेन। क्या नाम है इसका? एथेन। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? तो हमने यही तो बोला था, पैलेडियम या निकिल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर, देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमने क्या करा? हाइड्रोजन जोड़ दिया। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो यार, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना, कोई दिक्कत तो नहीं आता। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया संपन्न हुई? यहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया। क्योंकि हमने क्या करा, जो हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था उसमें हाइड्रोजन जोड़ दिया। जोड़ने का मतलब वहां योग हुआ, तो इसलिए यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न हुई? योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया संपन्न हुई? योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, अब इसका दूसरा एग्जांपल है, हमने क्या करा? वनस्पति तेल लिया। क्या लिया? वनस्पति तेल। इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ में करा दी। किसके साथ में करा दी? हाइड्रोजन के साथ में, और निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। जिस समय क्या प्राप्त हुआ? वनस्पति घी। क्या प्राप्त हुआ? वनस्पति घी। ठीक है, जो दुकानों पर जो घी मिलता, ठीक है, देसी घी नहीं, वैसे वाला जो घी बनता है वो डालडा घी मिलता। ठीक है, उसे बोलते हैं वनस्पति घी। क्या बोलते हैं? वनस्पति घी। ठीक है, तो ये कैसे बनता है? वनस्पति तेल की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन के साथ में कराई जाएगी निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो वहां पर हमें क्या प्राप्त होगा? वनस्पति घी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? वनस्पति घी। ठीक है, तो ये हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया को भी दर्शाता है यहाँ पर। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। तो ये वनस्पति तेल, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? वनस्पति घी बनाता है। ठीक है, ये भी किसका एग्जाम्पल होगा? योगात्मक अभिक्रिया है। ठीक है, अब इसके बाद आता है, देखो चौथा गुणधर्म आता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? देखो, वह अभिक्रिया जिसमें किसी कार्बनिक अणु के, ठीक है, देखो जरा ध्यान से, वह अभिक्रिया जिसमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु, ठीक है, किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें किसी एक कार्बनिक यौगिक के जो होगा, एक उसका समूह होगा, परमाणु होगा, या एक उसका समूह होगा, ठीक है, उसका प्रतिस्थापन किसी अन्य परमाणु
या अन्य समूह के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी? प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होगी। कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी? देखो वही बताया गया यहाँ पर, वह अभिक्रिया जिसमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या समूह, ठीक है, परमाणु का जो समूह होगा, किसी अन्य परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखो जरा ध्यान से, मैंने यहाँ पर लिया मेथेन, क्या लिया? कार्बनिक यौगिक, ठीक है। इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई। किसके साथ में कराई? क्लोरीन के साथ में, वो भी प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मैंने अभिक्रिया कराई। तो जो हमारा मेथेन था, इसकी अभिक्रिया मैंने क्या कराई? क्लोरीन परमाणु के साथ में कराई। तो यहाँ पर देखो, इस क्लोरीन ने क्या करा? इसका एक हाइड्रोजन क्या कर दिया? प्रतिस्थापित। एक हाइड्रोजन हटाया और वहां पर अपना स्थान इसने ग्रहण कर लिया। तो क्या बना? CH3Cl। क्या बना? CH3Cl। इसने क्या करा? एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करा और अपना स्थान वहां पर ग्रहण करा, ठीक है। तो वहां पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न हुई? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? इसका जो हाइड्रोजन था वो इसके एक Cl के साथ जुड़ गया, तो क्या बना? CH3Cl प्लस HCl, ठीक है। इसी प्रकार से हमने एक एक करके सबके साथ में अभिक्रिया कराई। जो ये कार्बनिक यौगिक यहाँ पर प्राप्त हुआ था, ठीक है, ये जो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ था, इसकी अभिक्रिया फिर हमने दोबारा क्लोरीन के साथ में करा दी। तो ऐसा कराने से क्या हुआ? इसने एक हाइड्रोजन और प्रतिस्थापित कर दिया इसका, जिससे यहाँ कितने रह गए? 2 हाइड्रोजन, CH2, फिर Cl2 के कितने परमाणु हो गए? 2, ठीक है। HCl फिर बाहर निकल गया इसमें। फिर हमने दोबारा इसकी ही अभिक्रिया Cl के साथ करा दी, तो इसने एक हाइड्रोजन और प्रतिस्थापित कर दिया, जिससे क्या प्राप्त हुआ? CHCl3 प्लस HCl, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर इसकी अभिक्रिया मैंने एक बार और करा दी क्लोरीन परमाणु के साथ में, तो इसने इसका ये भी हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर दिया, जिससे हमें प्राप्त हुआ CCl4 प्लस HCl, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। मतलब जब हम इसका एक इस प्रकार से क्वेश्चन में बन सकता है, क्या होता है जब जो मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन परमाणु के साथ में कराई जाती है, तो क्या होता है उसमें? क्या होगा? एक एक करके जो क्लोरीन परमाणु है उसके सारे हाइड्रोजन को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित करेगा, और लास्ट में हमें जो यहाँ पर ये यौगिक प्राप्त हुआ, ठीक है, यह है CCl4, जिसे बोलते हैं हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या नाम है इसका? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। तो जब हम मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन परमाणु के साथ में कराएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्राप्त होगा, ठीक है। आप लोग इसे ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन अलग से भी बन सकता है। यहाँ पर जो मैंने बोला क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, क्या होता है जब मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन परमाणु के साथ में कराई जाती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बनता है वहां पर? कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनता है, ठीक है। ये इसका आंसर होगा फिर, ठीक है भाई। अब इसके बाद ये जो इसके गुणधर्म थे वे तो हो गए कंप्लीट। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना होगा कि वे कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, उनके रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, रासायनिक नाम क्या होता है, उनके क्या क्या गुण होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो कार्बनिक यौगिक आता है, ठीक है, उसे हमने बोल दिया एथिल अल्कोहल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से पूछा जा सकता है इनको, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है एथिल अल्कोहल क्या होता है, ठीक है। तो पहला जो हमारा कार्बनिक यौगिक आएगा, हमने क्या बोल दिया? उसे एथिल अल्कोहल लिया। क्या लिया भाई? एथिल अल्कोहल। अब हम एथिल अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे कि एथिल अल्कोहल देखो क्या होगा। अब इसके बारे में बात करते हैं एथिल अल्कोहल के बारे में, ठीक है। एथिल अल्कोहल को अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अल्कोहल। अल्कोहल का मतलब होता है नशीले पदार्थ, ठीक है, जो शराब होती है उसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल। उसके अंदर एथिल अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एथिल अल्कोहल को अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कोहल। इसमें OH समूह संतृप्त हाइड्रोकार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ठीक है। जो हमारा OH समूह है, ठीक है, ध्यान रखना, एथिल अल्कोहल, ये अल्कोहल क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें OH समूह जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ? OH समूह, और ये अल्कोहल समूह को प्रदर्शित करता है,
ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या पाया जा रहा है, OH समूह पाया जा रहा है, ठीक है। इसमें OH समूह संतृप्त हाइड्रोकार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ठीक है। यह प्रकृति में सुगंधित तेलों तथा फलों में एस्टर के रूप में उपस्थित होता है, ठीक है। जो हमारा एथिल अल्कोहल होगा, ठीक है, जो हमारे प्रकृति में सुगंधित तेल होंगे, ठीक है, और जो फल होंगे, ठीक है, उनके एस्टरों में क्या होगा, उपस्थित होगा, एस्टर के रूप में उपस्थित होगा, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है इसमें, यह प्रकृति में सुगंधित तेलों तथा फलों में एस्टर के रूप में उपस्थित होता है, ठीक है। यह प्रायः स्टार्च युक्त अनाजों से बनाया जाता है, ठीक है। ये जो एथिल अल्कोहल है, ठीक है, ये स्टार्च युक्त जो अनाज होंगे, ठीक है, उनसे क्या होगा, बनाया जाएगा, ठीक है, अनाजों से बनाया जाता है। तुमने देखा होगा, तुमने सुना भी होगा, जो जितने भी ये शराब होती है, दारू होती है, ठीक है, ये फलों से भी बनाई जाती है, ठीक है, अनाज से बनाई जाती है, ठीक है। तो ये उसका स्रोत बताया इन्होंने, देखो, यह प्राय स्टार्च युक्त अनाजों से बनाया जाता है, ठीक है। अतः यह अन्य अल्कोहल कहलाता है, ठीक है। इसे अन्य अल्कोहल भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। जो अल्कोहल है वो फलों से भी बनाया जाता है, अनाजों से भी बनाया जाता है, ठीक है। इसलिए से बोल दिया इसने यहाँ पर, यह अन्य अल्कोहल भी कहलाता है, ठीक है। यह शराब का मुख्य अवयव है, ठीक है। बहुत सारे जो व्यक्ति है, ठीक है, क्या करते हैं, अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये उसका क्या है, मुख्य अवयव, ठीक है। यह शराब का मुख्य अवयव है, ठीक है। अतः इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, स्पिरिट ऑफ वाइन भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो एथिल अल्कोहल है ना, ये ऐसा नहीं है कि दारू के रूप में ही यूज किया जाएगा, ठीक है, ये दवाई के रूप में भी यूज किया जाता है, ठीक है। जैसा तुमने देखा होगा स्प्रिट जो होती है, ठीक है, जहां कभी चोट लग जाती है तो स्प्रिट से साफ किया जाता है, ठीक है। तो जो स्प्रिट है उसके अंदर भी अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी मात्रा में अल्कोहल हमने मिला रखा, ठीक है। तो ये अभी तक जितने भी बात बताई मैंने, ये सारी अल्कोहल से संबंधित थी, ठीक है। अब इससे आगे का जो और है, ठीक है, अल्कोहल के बारे में ही मैं और बताऊंगा आप लोगों को, पहले आप लोग इसे नोट कीजिए। तो अब हम बात करते हैं, देखो, ठीक है, जो हमारा टॉपिक था उसमें इसका रासायनिक सूत्र देखो क्या होता है, रासायनिक सूत्र, ठीक है। जो हमारा एथिल अल्कोहल था उसका रासायनिक सूत्र होता है, देखो, CH3CH2OH या C2H5OH, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र होगा हमारा CH3CH2OH या जिसे बोलते हैं हम C2H5OH, ठीक है। इसका जो साधारण नाम होगा इसका एथिल अल्कोहल। क्या नाम होगा इसका, एथिल अल्कोहल साधारण नाम होगा इसका, ठीक है। फिर इसका जो IUPAC नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका IUPAC नाम होता है एथेनॉल। क्या नाम होता है भाई, एथेनॉल, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसे बनाने की विधि, किस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आती है हमारी बनाने की विधि। अब इसे देखो कैसे बनाया जाएगा, एथिल अल्कोहल को बनाया जाएगा किस प्रकार से, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, देखो, बनाने की इसकी विधि, देखो कैसे बनाया जाएगा। ये शर्करा के किण्वन से अल्कोहल को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जो शर्करा होती है, ठीक है, जो हमारी शर्करा होगी उसका हम क्या करेंगे, किण्वन करेंगे। तो किण्वन करने के पश्चात हमें क्या प्राप्त होगा, अल्कोहल प्राप्त किया जाता है, ठीक है, जिसे गन्ने के रस से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं हम, गन्ने के रस से। मतलब जो शर्करा है ना, शर्करा किससे प्राप्त किया जाएगा, गन्ने के रस से प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। फिर उसका क्या किया जाएगा, फिर किण्वन किया जाएगा, फिर किण्वन से क्या प्राप्त होगा, एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया, शर्करा के किण्वन से अल्कोहल को प्राप्त किया जाता है, जिसे गन्ने के रस से प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब देखो, शर्करा का सूत्र होता है C12H22O11, ठीक है। यह किसका सूत्र होगा, शर्करा का, किसका सूत्र है, ठीक है। अगर हम चीनी की बात करेंगे, चीनी का सूत्र भी यही होता है C12H22O11, ध्यान रखना, जिसे शर्करा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा C12H22O11, ठीक है, प्लस H2O, इसके साथ हमने इसका क्या कराया, किण्वन कराया। क्या कराया, किण्वन, ठीक है, यीस्ट बैक्टीरिया की उपस्थिति में, जिससे हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर C6H12O6, जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, ठीक है। फिर इसके बाद C6H12O6, उसके जैसा ही सेम हमें प्राप्त हुआ, जिसका अणुसूत्र क्या है, एक समान, लेकिन संरचना क्या होगी, अलग अलग,
ठीक है। तो जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज, क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज। एक इनमें ग्लूकोज है और दूसरा क्या है, फ्रक्टोज, ठीक है। इनके देखो सूत्र तो आप लोगों को एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अगर इनकी संरचना बनाकर देखेंगे तो इनकी संरचना अलग अलग होती है, इसलिए इनका नाम ग्लूकोज और फ्रक्टोज रखा गया है, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ही दोबारा से जब हम किण्वन करेंगे तो ग्लूकोज का दोबारा से किण्वन करने के बाद हम एक तो प्राप्त होगा एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी इसमें बाहर निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, ये एथिल अल्कोहल क्या प्राप्त हुआ, जिसमें ठीक है हमने क्या करा, सबसे पहले जो शर्करा था उसका किण्वन किया, उसके बाद जो ग्लूकोज हमें प्राप्त हुआ उसका दोबारा से क्या करा, किण्वन किया, उसके बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, एथिल अल्कोहल, ठीक है। ये हो गया हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त हो चुका, ठीक है। तो ये थी इसकी बनाने की विधि। अब इसके कुछ भौतिक गुण होते हैं, ठीक है, कुछ इसके गुण होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक गुण के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं भौतिक गुण, ठीक है। तो जो हमारा एथिल अल्कोहल है इसके कुछ भौतिक गुण होते हैं। पहले नंबर पर होगा, यह एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव है, यह एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव है, ठीक है। मतलब अगर आप लोग एथिल अल्कोहल की बात करोगे, ठीक है, शराब की बात करोगे तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई रंग नहीं होता। जो कच्ची दारू होती है, ठीक है, कच्ची जो शराब होती है, अगर उसे आप लोग देखोगे उसमें किसी भी प्रकार का कोई रंग नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल, ठीक है, वो होता है रंगहीन, उसमें किसी प्रकार का कोई रंग नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए इसमें बोला गया यह एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव है, मतलब ये एकदम से आग भी पकड़ लेता है, ठीक है, जो अल्कोहल है आग भी पकड़ लेता है, इसलिए से बोला गया यह एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें लिखेंगे अगला, इसका जो भौतिक गुण है, इसका क्वथनांक 78.1 डिग्री सेल्सियस है। मतलब ये जो इसका क्वथनांक होगा एथिल अल्कोहल का जो क्वथनांक होगा वो कितना होगा, 78.1 डिग्री सेल्सियस। मतलब इतने तापमान पर ये क्या होता है, उबलना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्वथनांक का मतलब होता है जिस तापमान पर कोई द्रव उबलना शुरू हो जाता है उसे बोलते हैं इसका क्वथनांक बिंदु। तो एथिल अल्कोहल का क्वथनांक कितना होगा, 78.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तथा आपेक्षिक घनत्व 0.789 होता है। मतलब जो इसका घनत्व कितना होगा, 0.789 होगा। मतलब जल का जो घनत्व होता है उससे क्या होता है, इसका घनत्व कम होता है। इसलिए तुमने अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तुमसे कि जो हमारा अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल के अंदर अगर हम बर्फ को डाल लेंगे तो वो डूब जाती है, लेकिन अगर बर्फ को हम जल के अंदर डालते हैं तो वो उसके ऊपर तैरती रहती है। तो उसका कारण क्या है, उसका घनत्व, जल का जो घनत्व वो अधिक होता है किसकी तुलना में, ठीक है, एथिल अल्कोहल की तुलना में, ठीक है। वही बताया गया यहाँ पर, इसका जो अपेक्षित घनत्व है कितना, 0.789, ठीक है, जो कि जल के घनत्व से क्या है, कम हो, ठीक है। फिर यहाँ पर अगला पॉइंट है, अगला भौतिक गुण है इसका, इसमें एक विशेष गंध होती है, ठीक है। जो शराब ये एथिल अल्कोहल होते हैं इसमें एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है, बहुत ही गंदी मतलब स्मेल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया इसमें एक विशेष गंध होती है तथा यह स्वाद में तीखा होता है। स्वाद में कैसा होगा, ये तीखा, ठीक है। फिर इसके बाद यह एक आर्द्रताग्राही द्रव है। क्या है, एक प्रकार का आर्द्रताग्राही, ठीक है, द्रव होगा। मतलब नमी को, ठीक है, अपनी तरफ खींचने वाला है, सोखने वाला द्रव होता है, ठीक है। आर्द्रताग्राही का मतलब नमी को सोखने वाला, ठीक है। तो ये एक इस प्रकार का द्रव होता है। फिर आता है इसके रासायनिक गुण। क्या आते हैं भाई, रासायनिक गुण। पहला रासायनिक गुण अक्षार धातुओं से क्रिया, ठीक है। अगर हम एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया अक्षार धातुओं के साथ कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है। अगर हमने एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया अक्षार धातुओं के साथ कराई तो क्या होगा, देखो जरा ध्यान से। एथिल अल्कोहल की क्रिया अक्षार धातु सोडियम, अक्षार धातु क्या है, सोडियम से कराने पर इसके जो OH का, जो ये OH परमाणु, मतलब ये जो इसका OH समूह है, इसकी बात हो रही है यहाँ पर, OH का H परमाणु इन धातुओं से विस्थापित हो जाता है। मतलब इन धातुओं के द्वारा क्या होता है, विस्थापित हो जाता है तथा सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। क्या बनता है, सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। देखो इसका एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ, ये हमने लिया एथिल अल्कोहल, इसकी अभिक्रिया हमने सोडियम धातु के साथ में कराई जो कि एक अक्षार धातु है। तो ये जो सोडियम धातु है इसके OH में से हाइड्रोजन को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। मतलब हाइड्रोजन को इसने क्या करा, विस्थापित करा, जिससे हमारा होता है C2H5ONa, हाइड्रोजन हट गया, Na यहाँ पर जुड़ गया, इसे विस्थापित करा, इसने बाहर कर दिया, हाइड्रोजन गैस इसमें क्या हो रही, बाहर निकली। तो जो हमें यहाँ प्रोडक्ट प्राप्त हुआ इसे बोला गया सोडियम एथोक्साइड। इसका नाम क्या है,
सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या होगी इसमें बाहर निकली। ठीक है, तो ये इसका रासायनिक गुण था। अब इसके और रासायनिक गुण है, ठीक है, इससे पहले आप लोग नोट करो, फिर मैं और लिखूंगा अभी यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं, देखो इसका जो दूसरा रासायनिक गुण है, ठीक है, जो हमारा एथिल अल्कोहल है, इसका जो दूसरा रासायनिक गुण है उसके बारे में बात करते हैं हम। दूसरा रासायनिक गुण है इसका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। ठीक है, अब हम एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में कराएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, एथिल अल्कोहल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर एथीन गैस व जल का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये देखो एथिल अल्कोहल, इसकी अभिक्रिया हमने सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करा दी, मतलब इसके साथ में करा दी। यहाँ पर जो सांद्र H2SO4 है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे बोलते हैं, ये एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा? उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक क्या करता है? किसी भी पदार्थ में एकदम से रासायनिक परिवर्तन कर सकता है, मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ठीक है, तो इसने क्या करा, यहाँ पर जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल था, इसने क्या करा, इसमें से ये जो C2H5 है ना, इसमें से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके, ठीक है, OH के साथ में जोड़ दिया, तो यहाँ पर बचा C2H4। देखो ये बचा C2H4 यहाँ पर आया, प्लस इसका जो एक हाइड्रोजन था वो OH के साथ जुड़ गया, जो बना जाकर बाद में H2O। ठीक है, ये किसका अणु है? जल का अणु। और ये C2H4 क्या है? हमारा एथीन। ठीक है, मतलब जब हमने क्या करा, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में कराई, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? एथीन प्राप्त हुआ। दूसरा क्या प्राप्त हुआ? जल प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये इसके क्या थे? रासायनिक गुण थे। ठीक है, अब इसके देखो उपयोग, अब इसके उपयोग कहाँ कहाँ के होते हैं, मतलब जो हमारा एथिल अल्कोहल है इसके उपयोग क्या क्या, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहला जो उपयोग है इसका वो है मैथिलीकृत स्प्रिट बनाने में। ठीक है, जब किसी के चोट वगैरह लग जाती है तो चोट को साफ करने के लिए वहां पे स्प्रिट लगाई जाती है, तो वो जो स्प्रिट है, स्प्रिट भी किसके द्वारा बनाई जाएगी? एथिल अल्कोहल के द्वारा बनाई जाएगी। ठीक है, तो मैथिलीकृत स्प्रिट बनाने में इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, जो चोट वगैरह होती है, चोट को साफ करने के लिए स्प्रिट होती है, वो स्प्रिट किसके द्वारा बनाई जाएगी? वो एथिल अल्कोहल के द्वारा बनाई जाएगी। ठीक है, फिर इसका दूसरा उपयोग है अल्कोहलिक पेय पदार्थ तथा मदिरा शराब बनाने में। ठीक है, जो जितनी भी ये शराब होती है, ठीक है, मतलब ये जो जितने भी तुमने देखा होगा, ये जो शराब होती है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के ब्रांड होते हैं इनमें। ठीक है, तो उसके जो ये पदार्थ है, ये किसके द्वारा बनाए जाएंगे? वो एथिल अल्कोहल के द्वारा बनाए जाएंगे, मतलब इनका उपयोग उसे बनाने में भी किया जाएगा। ठीक है, तो अल्कोहलिक पेय पदार्थ तथा मदिरा शराब बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, फिर तीसरा उपयोग है मोटर व हवाई जहाजों में ईंधन के रूप में। ठीक है, जो हमारे मोटर होते हैं और हवाई जहाज होते हैं, ठीक है, इनमें ईंधन के रूप में, ठीक है, एथिल अल्कोहल का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद चौथा उपयोग है एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल आदि के निर्माण में। अगर हमें एसिटाल्डिहाइड बनाना या एसिटिक अम्ल बनाना, ठीक है, तो उसे बनाने में भी हम एथिल अल्कोहल का उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद पांचवा उपयोग है, इसका उपयोग जीवो के लिख लियो इसके बीच में ना, यहाँ पर लिखोगे जीवो के परिरक्षण में भी किया जाता है। मतलब जो हमारा एथिल अल्कोहल है, ठीक है, इसका उपयोग जीवों के परिरक्षण में भी किया जाता है। मतलब अगर मान लो कि कोई जो होगा, मतलब कोई मान लो जीव है, अगर वो उसकी बॉडी को हमें सुरक्षित रखना, मान लो कोई डेड बॉडी है किसी की, अगर उसे सुरक्षित रखना, तो उसे सुरक्षित रखने के लिए भी एथिल अल्कोहल का ही क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। मतलब जीवों को परिरक्षित करने के लिए भी एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये थे क्या इसके उपयोग। अब इससे अगला टॉपिक मैं आप लोगों को अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब आप लोग इसे नोट कीजिए।